नमस्कार बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत का सारांश समझा था। आज हम आर्ष हिंदी कक्षा के माध्यम से बाल गोविंद भगत पाठ के ही वस्तुनिष्ठ तथा छोटे प्रश्न उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने नेताजी का चश्मा कहानी के छोटे प्रश्न उत्तर समझाते समय बताया था कि हम सबसे पहले अपनी पाठ्य वस्तु को अपनी सुविधा के अनुसार उपभागों में बांट लेंगे और फिर एक एक वाक्य या वाक्यांश उठाकर हम प्रश्न बनाने का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पाठ को मैंने अपनी सुविधा के अनुसार 7 उपभागों में बांट लिया है और उसके बाद हम एक एक उपभाग को उठाकर हम इनका प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पहला उपभाग लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व, उनके पहनावे के बारे में बताया गया है। तो इसकी हम पहली पंक्ति उठाते हैं तो उसमें हम पता चल जाता है कि पंक्ति है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि बाल गोविंद भगत का शारीरिक बनावट या ढांचा कैसा था। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। दूसरा प्रश्न इसमें बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। बाल गोविंद भगत 60 साल के ऊपर के थे। फिर इसमें प्रश्न बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के बाल कैसे थे। बाल पक गए का मतलब है कि उनके बाल सफेद हो गए थे। इस तरह से हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की पोशाक क्या थी या पहनावा क्या था। तो उसमें हम कह सकते हैं बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे, या ये भी कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत केवल अपनी कमर पर एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर एक कबीरपंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के माथे पर किस प्रकार का टीका लगा होता था। तो उसमें हम लिख सकते हैं रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। उसके बाद हम इसमें एक प्रश्न और बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के गले में किस प्रकार की माला होती थी। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला होती थी। अगला प्रश्न हम इसमें बनाएंगे अगले अपने पड़ाव से, और अगले पड़ाव में हमारा जो पहला प्रश्न बनेगा वो है कि बाल गोविंद भगत स्वभाव से कैसे लगते थे। तो बाल गोविंद भगत भगत स्वभाव से साधु लगते थे। उसके बाद अगला प्रश्न हम बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। अगला प्रश्न हम इसमें पूछ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा रहता था, या बाल गोविंद भगत किस प्रकार का व्यवहार करते थे। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनका व्यवहार एकदम खरा होता था, सीधा होता था, सच्चा होता था। उसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के खेत में जो पैदावार होती थी उसका वो क्या करते थे। तो जो भी उसके खेत में पैदा होती थी वो उसे घर से 4 कोस दूर जाकर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। इसमें ही हम अगला प्रश्न बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का गुजारा कैसे चलता था। तो हम उसमें लिख सकते हैं कि कबीरपंथ के मठ से जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। बच्चों, यहाँ पर मैं एक एक उपभाग से 5-5 प्रश्न बनाकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रश्न बनाऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हम प्रत्येक पंक्ति से एक प्रश्न बना सकते हैं। अब हमारा अगला जो उपभाग आता है उसमें पहला प्रश्न जो आता है वो है कि लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के किस बात पर मुग्ध थे। कौन सी ऐसी बात थी जो उनको अपनी ओर खींचती थी। तो वो क्या था, उनका मधुर गान, जो उनका मीठा गाना था, मधुर गाना था, उसको सुनकर वो उसकी ओर खींचे चले जाते थे।
अगला प्रश्न बनता है कि कबीर के जो सीधे साधे पद बाल गोविंद भगत गाते थे, वो उनके गले से निकल कर क्या हो जाते थे? वो उनके कंठ का मतलब गला, उनके गले से निकल कर वो सजीव हो उठते थे। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि धान के पानी में खेतों में पानी भरा होता था, और उन पानी भरे खेतों में बच्चे क्या करते थे? तो उसमें बच्चे उछलते रहते थे। इसी में हमारा अगला प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत जब खेत में काम करते थे तो उनके शरीर पर क्या लगा होता था? तो उनके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ होता था। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जब खेत में काम करते थे, गुनगुनाते थे, तो उनके साथ साथ और क्या होता था? तो उनके साथ वहां पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते थे, वे भी उसके साथ गुनगुनाने लगती थी। और जो हलवाहे हलवाहे मतलब जो हल चलाने वाले थे, उनके पैरों के ताल उठने लगते थे। अब हमारा अगला जो पड़ाव आता है उसके प्रश्नोत्तर। अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि पहला प्रश्न हमारा बनता है, कौन से महीने की आधी रात का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर भादो, भादो का मतलब भाद्रपद। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने हैं, उनमें से एक महीना भादो का है। अगला प्रश्न आता है कि अंधेरी रात को क्या चीज ऐसी थी जो अभी अभी रुकी थी, खत्म हुई थी? तो क्या हुई थी? मूसलाधार वर्षा। इसी में अगला प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजाते हुए कौन सा गाना गाते हैं? तो गाना कौन सा गाते हैं? गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। और इसी में अगला प्रश्न हमारा बनता है कि बाल गोविंद भगत का जो गाना है वो किस प्रकार से लोगों को चौंका देता था? ठीक उसी प्रकार जैसे अकस्मात अचानक ही कहीं बिजली चमक उठे, ठीक उसी प्रकार उनका गाना भी लोगों को चमका देता है। उसके बाद हमारा अगला जो पड़ाव आता है उसमें पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरी कब से आरंभ होती थी? तो कार्तिक के महीने में आरंभ होती थी। और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम और बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभात फेरियां कार्तिक से आरंभ होती थी, वो कौन से महीने तक चलती थी? तो वो फागुन के महीने तक चलती थी। ऐसे में हमारा अगला प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत सुबह उठकर स्नान करने के लिए कहाँ और कितनी दूर जाते थे? तो वो नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, जो गांव से 2 मील दूर थी। इसी में फिर हम अगला प्रश्न करते हैं कि बाल गोविंद भगत जब गाना गाने के लिए पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे जाते थे, तो कौन सी दिशा में लालिमा दिखाई देती थी? तो हम इसमें लिख सकते हैं पूर्व दिशा में लालिमा। लोही, लोही का मतलब सुबह प्रातः काल के समय उदित होते हुए सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य जब उदय नहीं होता है उससे पहले जो लाल प्रकाश हमें दिखाई देता है, उससे इसका अभिप्राय है। अगला प्रश्न इसमें आता है कि सर्दी में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर क्या दिखाई देता था? तो सर्दी में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु परिश्रम करने, मेहनत करने के कारण जो माथे पर पसीने की बूंदें हैं वो झलकती दिखाई देती थी। अगला पड़ाव हमारा इसी में, अगले पड़ाव से हमारा पहला प्रश्न बनता है कि गर्मियों में उनकी संध्या उन कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती? यहाँ संध्या का अभिप्राय है कि सांझ के समय, शाम के समय भजन कीर्तन करना, गाए जाने वाले जो भजन कीर्तन है, संध्या करना, सांझ के समय भजन कीर्तन करना। तो प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत शाम को शीतलता किस प्रकार कर, कौन सी बात उनको गर्मी की उमस को शांत करती थी या शीतल कर देती थी? तो उनकी जो संध्या थी, शाम के जो भजन थे वो सभी को शीतलता प्रदान करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि जो उनके भगत जन थे, उनके जो प्रेमी जन थे, जब वो वहां पर आते थे तो वहाँ किस बात की गूंज उठती थी या क्या चीजें बजते थे? कौन कौन से वाद्य यंत्र, कौन कौन से बाजे बजते थे? तो उसमें है खंजड़ियां और करताल।
इसी में हम अगला प्रश्न बना सकते हैं कि जब गाते गाते बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था कि उन लोगों के भी सबके तन मन नाचने लगते थे, नृत्यशील हो उठते थे। इसी में हमारा अगला प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो इसका उत्तर केवल हम ये देंगे कि बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था, इकलौता पुत्र था उसका। अगला प्रश्न हम इसी में बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के पुत्र वधु जो थी, बेटे की जो बहू थी, वो स्वभाव से कैसी थी। तो वो सुभग, सौभाग्यशाली और सुशील थी। इसी में हम अगला प्रश्न बनाते हैं कि बीमार होने के बाद जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था तो उसको कहाँ पर लिटाया गया। तो उस मरे हुए बेटे को आंगन में एक चटाई पर सफेद कपड़े से ढककर लिटाया गया। इसके बाद इसी में हमारा अगला प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू को जब औरतें समझा रही थी तो बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। विरहिणी जो आत्मा है वो अपने परमात्मा में जाकर मिल गई है। और हमारा अगला जो उपभाग है उसमें हमारा प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत ने किससे अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाई। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधू अपने बेटे की बहू से ही मुखाग्नि दिलवाई। उसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत ने उसकी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसे क्या कहा। उसको कहा कि तुम इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। पुत्र वधू ने क्या कहकर अपने भाई के साथ जाने से मना किया। उसने कहा कि यदि आप बीमार हो गए तो आपको भोजन कौन देगा, आपको यहाँ पर कोई पानी देने वाला भी नहीं है। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, जो कि उसके गांव से या घर से 30 कोस दूर थी। इसमें फिर हम अगला प्रश्न बना सकते हैं कि कौन सी ऐसी बात थी जिसे बाल गोविंद भगत, लोगों द्वारा कही ऐसी बातें थी जिसे सुनकर बाल गोविंद भगत हंसकर टाल देते थे। बाल गोविंद भगत को बीमार और कमजोर देखकर लोग उन्हें कहते थे कि आप नहाने धोने का काम छोड़ दो, आप आराम करो, लेकिन बाल गोविंद भगत इस बात को हंसकर टाल देते थे। इस प्रकार बच्चों हम इसमें अनेक प्रश्न बना सकते हैं। मैंने ये कम से कम प्रश्न बनाने की कोशिश की है, लगभग 5 या 6 प्रश्न इसमें प्रत्येक भाग में बनाए हैं। आप इसमें से और प्रश्न बनाकर अपना अभ्यास करेंगे और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये इसकी पाठ्य वस्तु समझ में आएगी, जो आपके आगामी वार्षिक परीक्षाओं में भी सहयोग देगी, साथ देगी। बच्चों, अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।